चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज का क्लास दूसरा है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे आज, यांत्रिकी के बारे में। क्या है यांत्रिकी के बारे में पढ़ने से पहले इसकी कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करते हैं, है ना। पहले इसके डिफिनेशन के बारे में जानते हैं क्या होता है तो कहता है कि द ही मैकेनिक्स इज द कोर ऑफ ब्रांच फिजिक्स डेटा स्टडीज द मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स एक्टिंग अपॉन देम। मतलब भौतिकी की वो जिसमें भौतिक वस्तुओं को गति और उन पर लगने वाले बलों के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब कि वस्तु पे जो फोर्स लग रहा है और वस्तु का जो मोशन है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो उसे मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स जैसे चलती हुई गाड़ी, मूविंग कार हो गई, थ्रोइंग अ बॉल हो गई, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, राइडिंग अ बाइसिकल हो गया, ये सारे उदाहरण किसके हैं? मैकेनिक्स के हैं, यांत्रिकी के हैं। इसके टाइप भी हैं कुछ, जैसे कि अस्थैतिकी अस्थैतिकी या स्टैटिक्स। क्वेश्चन आ गया गतिकी। दूसरा गतिकी में आ गया क्या? शुद्ध गतिकी, कैनेमैटिक्स कैनेटिक्स बल गतिकी। और आ गया तीसरा में शास्त्रीय यांत्रिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स। चौथा आ गया क्वांटम मैकेनिक्स। तो स्टैटिक का क्या डिफिनेशन हो गया? यह यांत्रिक की वह शाखा है जिसमें उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो विरामावस्था में होगी, मतलब स्थिर जो होगी उसके बारे में। जैसे ज़मीन पे खड़ा कार हो गया, पुल पे खड़ा ट्रक हो गया, ये सारे स्टैटिक्स के एग्जांपल्स हैं। गति की नाम से ही पता चल रहा है कि वस्तु क्या होगी? गतिमान होगी। गतिमान वस्तु और उन पे लगने वाले बलों के बारे में अध्ययन करते हैं। शुद्ध गतिकी में हम केवल गति का अध्ययन करते हैं, बल्कि कारणों पर ध्यान नहीं देते, कारणों पर ध्यान दिए बिना करते हैं। उदाहरण पे सीधी सड़क पे दौड़ती हुई कार, ये उदाहरण है शुद्ध गतिकी की या कैनेमैटिक्स की। बल गतिकी की बात करें तो इसमें गति उत्पन्न करने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए ब्रेक लगाने पर एक कार रुकना, ये बल गतिकी का उदाहरण। शास्त्रीय यांत्रिकी की बात करें, क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो यह स्थूल स्थूल बड़ी वस्तुओं और सामान्य गति के उदाहरण है, गति का अध्ययन है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझे तो गेंद का फेंकना, ग्रहों की गति, ये सारे शास्त्रीय यांत्रिकी है या क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्वांटम में अगर बात करें तो छोटे छोटे बहुत छोटे कणों जैसे परमाणु, उप परमाणु, ये कणों के व्यवहार के बारे में अगर स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का उदाहरण आ जाएगा। इसके उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की गति, या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके उदाहरण हो जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन से। वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटी वीडियो होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही। तो कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब कि विद्युत स्थिर जो बल है वो क्या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरा कह रहा है एबिलिटी टू लिफ्ट थिंग्स विथ मैग्नेट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तीसरा कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये सही है। फिर कहता है कि एबिलिटी टू लिफ्ट थिंग्स मैग्नेट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, नो, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल नहीं है। मैग्नेट के द्वारा या मैग्नेट के हेल्प से अगर कोई चीज़ को उठा रहे हैं,
है ना। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं कहलाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बिल्कुल। तो आंसर होगा 1 और 3rd। इसको समझते हैं। जैसे विद्युत चुम्बकीय बल की बात करें तो कणों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है ना। उनके विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश के कारण ये उत्पन्न होते हैं, अतः यह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। पहला का यही था ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा में कह रहा है कि विद्युत चुंबक से वस्तु उठाने की क्षमता गैर संपर्क बल है, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें इसमें लिखा हुआ था कॉन्टैक्ट फोर्स, इस वजह से ये गलत है ना। जिसे विद्युत चुम्बकीय बल कहा जाता है। गैर संपर्क बल अन्य उदाहरण हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, वैद्युत स्थैतिक बल, है ना। ये सब उदाहरण हैं गैर संपर्क बल के, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जैसे कि कणों के आवेश के कारण आकर्षण प्रतिकर्षण, ये ऊपर वाला ही लिखा है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा बल जिन्हें लगने वाले वस्तुओं को आपस में छूना जरूरी नहीं है, जैसे चुंबकीय बल हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्थिर विद्युत बल हो गया, ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एसी अल्टरनेटिंग करंट का को कैसे उत्पन्न करते हैं। चौक कुंडली द्वारा, डायनेमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डायनेमो, है ना। अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है डायनेमो। सही आंसर था बी, डायनेमो, या फिर अल्टरनेटर जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एसी करंट में बदल देता है। यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है। कौन, डायनेमो। चौक की बात करें, चौक वाली एक ऐसी परिपात या सर्किट पे काम करता है जैसे कि ऊर्जा की हानि किए बिना धारा के नियंत्रित करने में काम आती है, उत्पन्न करने में नहीं, है ना। चौक कुंडली जो है ऊर्जा की हानि किए बिना धारा को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, करंट को कंट्रोल करने का काम करती है, उत्पन्न करने के लिए नहीं। ट्रांसफार्मर की बात करें तो यह केवल एसी वोल्टेज को ज़्यादा या कम, स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, यह करंट उत्पन्न नहीं करता है, ये भी ध्यान रखना। ये ट्रांसफार्मर इसी वजह से लगाया जाता है ताकि एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा को कंट्रोल कर सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तीरंदाजी, स्पेस रॉकेट, वेंचुरी मीटर, है ना, या फिर एक इनमें से एक से ज़्यादा होगा आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो तीरंदाजी में हम लोग करते हैं किसका यूज, है ना, न्यूटन्स का नियम का यूज होता है। जितना फोर्स लगाते हैं आप पीछे उतना आगे जाता है। तो न्यूटन का गति का तीसरे नियम का है। स्पेस रॉकेट भी, है ना, जितना एक्स जितना बल लगाएंगे उतना ही बल वापस से लगता है। वेंचुरी मीटर का उपयोग इसमें नहीं करते, तो इसका आंसर डी होगा। ये दोनों सही है, ये नहीं है, तो आंसर होगा सी। समझते हैं कि न्यूटन्स का ठर्ला क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तीरंदाजी इसका उदाहरण था, अंतरिक्ष रॉकेट इसी पे वर्क करती है। एक था वेंचुरी मीटर, क्या था, ये एक तरल पदार्थों को यानी लिक्विड को बहने के दर या फ्लो रेट को मापने के लिए एक उपकरण है जो न्यूटन के बल के तीसरे नियम पे नहीं काम करती। ये किस पे काम करती है, तो बर्नौली सिद्धांत पे करती है वेंचुरी मीटर, है ना। यानी ध्यान रखना है कि लिक्विड को बहने या फ्लो ऑफ रेट, लिक्विड्स के फ्लो रेट्स को मापने के लिए ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है ना। ये काम किस पे करती है, बर्नौली प्रिंसिपल पे
काम करती है। अगला क्वेश्चन है, अगर फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल फेंकने या पकड़ने के बाद अपने हाथों के पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, फुटबॉल की दर को अधिक बल लगाने के लिए, फुटबॉल के हाथों पर बल लगाए गए बल को बढ़ाने के लिए, ये में से कोई नहीं। एक से अधिक या एक इसमें से कोई नहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर ए होगा, है ना। जैसे कि हम बॉल को, एक गोलकीपर फुटबॉल को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे खींचता है, या गोलकीपर को संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। जैसे कि हमें पता है कि संवेग का जो डिफिनेशन होता है या मोमेंटम का, वो होता है द्रव्यमान और वेग का क्या होता है, गुणनफल। किस ऊर्जा का परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? घर्षण बल किस में शामिल होता है? स्थिति गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, स्थिति ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका होगा ए ना। हाँ, ए है। ए है, गतिज ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है तो घर्षण बल का इसमें शामिल होता है ना। काइनेटिक से हीट एनर्जी में जरूरत है। जैसे कि हम अपने हाथों को रगड़ते हैं, है ना, जब सतह आपस में रगड़ाता है तो भी, है ना, घर्षण बल उत्पन्न होता है और उससे उष्मा उत्पन्न होती है ना। कड़ाके ठंड में जब हम अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो गतिज ऊर्जा घर्षण के कारण उष्मा में बदल देती है और हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री दाईं की ओर झुक जाएंगे, आगे की ओर झुक गिरेंगे, या फिर बाईं की ओर झुकेंगे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी। सी मतलब बाईं की ओर झुक जाएंगे। क्यों हो रहा है ऐसे? तो इसका साइंटिफिक कारण क्या है? तो कह रहा है कि न्यूटन की गति के पहले नियम यानी जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, किसी वस्तु का स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपनी गति की सीधी दिशा में बदलाव का विरोध करती है, उस दिशा को जड़त्व कहते हैं। यात्री की स्थिति की बात करें तो जब बस एक सीधी रास्ते में चल रही थी होती है तो उसमें बैठे यात्री शरीर को सीधे रास्ते में गति में होता है और अचानक मोड़ के प्रभाव से दाईं की ओर मुड़ जाते हैं। ये तो यात्री शरीर का निचला हिस्सा जो बस के संपर्क में है वो दाईं की ओर मुड़ जाता है, लेकिन शरीर ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण अपनी पुरानी सीधी दिशा में ही गतिमान रहने का प्रयास करता है। इसके परिणाम स्वरूप यात्रियों के व्यवहार की तरह बाहर की तरफ बाईं की ओर एक झटका महसूस होता है और वे बाईं की ओर झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतरा आणविक बल को कहा जाता है? कौन सा बल कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, एडेसिव फोर्स, या फिर असंजक बल, या संसंजक संसंजक कोहेसिव फोर्स कहा जाता है, या फिर स्थिर विद्युत बल कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या आंसर होगा इसका? इसका कोहेसिव फोर्स होगा या संसंजक बल होगा इसका आंसर। आंसर सी है। संयोजक बल क्या होता है? कोहेसिव फोर्स। कह रहा है एक ही पदार्थ समान अणुओं के बीच लगने वाले पारस्परिक आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं। इसी बल के कारण पानी की बूंदें आपस में मिलकर के बड़ी बूंद का निर्माण करती है। या फिर पारा मर्क्यूरी कांच के बर्तन से नहीं चिपकता, क्योंकि पारे का संसर्ग कोहेसिव फोर्स बहुत अधिक होता है। असंजक फोर्स की बात करें तो ये है अडेसिव फोर्स। दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच
लगने वाले आकर्षण बल को असंयोजक बल कहते हैं। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं पानी का कांच से चिपकना या गोंद का कांच से चिपकना और कागज के बीच का बल, ये सारे एडेसिव फोर्स के उदाहरण हैं। अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स या एक ब्रह्मांड में किसी भी दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, जो बहुत ही बड़े पैमाने पे काम करती है। जैसे कि अगर दो प्लेनेट है, इसके बीच जो फोर्स काम करेगी। स्थिर वैद्युत बल की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या दो स्थिर वैद्युत आवेशों या चार्जेस के बीच काम करने वाला बल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे बढ़ते हैं। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त के रूप से बांधता है ना, मतलब कुछ ऐसा ही रहता है ना, इसको बांधता है ना, ऐसा करके यह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, ध्वनि का आयाम, ध्वनि की तीव्रता, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आंसर होगा ए। अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार की स्ट्रिंग की आवृत्ति को ठीक करने की कोशिश करता है, तो आंसर ए होगा। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो जैसे कि रेजोनेंस की अगर बात करें, जो सितार है या जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करती है रेजोनेंस या अनुनाद या ध्वनि के स्वर मेल पे काम करती है, यानी टोनिंग पे काम करती है। जैसे आवृत्ति का मिलान, मैचिंग फ्रीक्वेंसी। ऑर्केस्ट्रा में कई तरह के वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे तबला, हारमोनियम, गिटार आदि एक साथ बजाए जाते हैं। यदि सभी यंत्रों के मुख्य आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी एक ही जैसे नहीं होगी तो संगीत सुरीला लगने के बजाय शोर जैसा लगेगा। इसलिए उसे क्या किया जाता है? मैचिंग फ्रीक्वेंसी में मिलाया जाता है। आगे दूसरा कारण क्या है? कर तनाव का प्रभाव भी होता है, इफेक्ट ऑफ टेंशन। जितना ज़्यादा स्ट्रिंग तना रहेगा या कम रहेगा, कम या ज़्यादा करने से उनसे निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति बदलती है। सितार वादक तार को कसकर या ढीला करके उनकी आवृत्ति को ऑर्केस्ट्रा के अन्य वाद्य मूल्य आवृत्ति के साथ मिलाते हैं, जिसे ट्यूनिंग करना कहा जाता है, ये कहते हैं। इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, जब आवृत्तियाँ आपस में मेल खाती है तो ध्वनि सुरीली, स्पष्ट और एक लय में सुनाई देती है। इस कारण से ऑर्केस्ट्रा में जो सितार वादक होते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट होते हैं, वो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करते हैं। कह आघात और प्रत्याघात के बल हैं क्या है? एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या है? हमेशा केवल समान होते हैं, केवल विपरीत दिशा में होते हैं, समान और विपरीत दिशा में होते हैं, हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं, या फिर हमेशा समान और एक सी दिशा में होते हैं। तो इसका आंसर सी होगा ना, सी है इसका आंसर, हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। क्या इसका साइंटिफिक कारण है? तो कह रहा है कि जैसे कि लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ पे वर्क करती है, क्रिया के प्रतिक्रिया के नियम पे। तो कह रहा है समान और विपरीत, इक्वल एंड अपोजिट। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के बल या आघात क्रिया लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उसी पहली वस्तु पे उतना ही फोर्स लगाती है जितना कि पहली वाली लगाई थी। पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगती है। दूसरा में कह रहा है दो अलग अलग वस्तु कार्य करती है, क्रिया में बल हमेशा दो अलग अलग पे काम करती है, एक दूसरे को संतुलित नहीं करते। उदाहरण के लिए जब आप जमीन पर पैर से पीछे की तरफ धक्का देते हैं तो जमीन आपके पैर को आगे की तरफ बल लगाती है ना, जिससे आप क्या कर पाते हैं? चल पाते हैं। आगे है, कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, या एक से अधिक इनमें से, या इनमें से कौन नहीं? तो बताइए इसमें कौन सा सबसे कम
घर्षण बल उत्पन्न करता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम कौन करेगा घर्षण? सी होना चाहिए ना, नहीं बी, रोलिंग। रोलिंग या रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, सबसे कम घर्षण उत्पन्न होता है ना? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें, जबकि रोलिंग फ्रिक्शन घर्षण उन सतहों के बीच कार्य करती है जिनके बीच बेलनाकार गति, सड़क पर साइकिल की गति, ये सब रोलिंग फ्रिक्शन का उदाहरण है। जबकि स्लाइडिंग में जब वह घर्षण बल है जो सतहों के बीच सापेक्ष फिसलन गति के विरुद्ध कार्य करती है, ये करता है, विरोध करता है ना। और स्टैटिक फ्रिक्शन जब दो स्टैटिक सतहों के बीच, उनके बीच गति होने वाली हो तो बीच में कार्य करने वाले घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। इनके मध्य निम्न प्रकार है। जैसे स्टैटिक फोर्स जो होगा वो काइनेटिक फोर्स से ज़्यादा होगा, काइनेटिक फोर्स जो होगा रोलिंग फोर्स से ज़्यादा होगा। तो रोलिंग फोर्स सबसे कम है ना, है ना, घर्षण सबसे कम होगा, है ना। इसको म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के इज ग्रेटर देन म्यू आर से होगा, है ना। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, अगर आप इस चैलेंज में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।